आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप दिन भर सनम के साथ। और दिन भर में हालात वाक़ात पे नज़र रखने के साथ साथ हम सियासत से लेकर दूसरे महाजों पे ख़ास नज़र रखे हुए हैं। और आज तो नज़र रख रही है क्योंकि यूजुअली एक आम आदमी को, एक आम शख्स को इंतज़ार मंडे का होता है, लेकिन मंडे आज है और मंडे को इतनी बड़ी सियासी गहमा गहमी की खबर तो थी नहीं, क्योंकि कश्मीरी को नज़र कल पे थी। कल बड़ी खबर, बड़ा मामला दिल्ली में, और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में कल जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक बड़ा फैसला या बड़े फैसले की शुरुआत होने जा रही है। कल की तारीख 11 जुलाई, और 11 जुलाई की वो तारीख जिस पे पिछले काफ़ी वक्त से सबकी नज़र, क्योंकि 11 जुलाई से 370 पे तारीख लगने वाली है। और कल लगी तारीख में क्या कुछ होगा, कश्मीर के गली नुक्कड़ पे जिससे भी बात की जाती है पूछता है, समझना चाहता है और अंदाज़ा लगाता है कि कल की तारीख में जब 370 के हवाले से मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने सारा मामला रखा जाएगा तो क्या कल फैसला होगा। तो साफ कर दे, कल फैसला होगा नहीं, क्योंकि कल अब शुरुआत हुई है और कल बाज़ाब्ता तौर पे सरकार को अदालत की तरफ से नोटिस जाएगा और नोटिस का जवाब सरकार देगी। लेकिन हमने दिल्ली में वकला से बात की, हमने दिल्ली से लेकर कश्मीर में उन लोगों से बात की जो 370 के आसपास के महरिकात पर नज़र रखे हुए हैं। और कल की इसी नज़र में साफ तौर पर यही नज़र आ रहा है कि कल जब तारीख रखी जाएगी या लिखी जाएगी तो कल की तारीख के बाद अगली तारीख तक, या यूं कहें कुल मिला के सियासतदान, तजिया निगार और वकला सब बरादरी कहती है कि जस्टिस तुषार मेहता अब की बार जम्मू कश्मीर से मुतालिक बड़ा फैसला करते हुए तारीख भी लिखेंगे। और तारीख लिखते हुए अगस्त के आखिर तक जम्मू कश्मीर की इस तारीख का फैसला होगा। और मुअज़्ज़ज़ अदालत के कल के फैसले के हवाले से या कल से लगी तारीख में फैसले के हवाले से भी चिमोगोया हो रही हैं। समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर मुअज़्ज़ज़ अदालत किन बुनियादों पर, किन हक़ाइक़ पर और क्या बेस बनाते हुए फ़ैसला सुनाएंगे। और समझते और समझाते हुए बहुत से लोग माजी की तारीख़ों का फ़ैसला देते हुए या हवाला देते हुए बताते हैं कि फ़ैसला उन्हीं तारीख़ों पे होगा। अगर माजी का हवाला देते हुए जम्मू कश्मीर की आवाम की बात की जाए तो माजी की तारीख़ में जम्मू कश्मीर की आवाम को बड़े राहत मिलने की उम्मीद भी है, क्योंकि अगर माजी में देखा जाए तो कुमारी विजय लक्ष्मी पंडित वर्सेस स्टेट का फैसला भी आम लोग बाज़गश्त उस पर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कुमारी विजय लक्ष्मी पंडित का जो फैसला है, जो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने जिस पर फैसला दिया है, उसमें बड़ी बात यह हो सकती है कि हम एक साबका अखबारों के कुछ इमेज आपको दिखाएंगे और उन इमेज में वो तारीख वो फैसला लिखा गया है। 370 पे मुअज़्ज़ज़ अदालत के 3 फैसले अब तक आ चुके हैं और उन फैसलों में कुमारी विजय लक्ष्मी जा का जो फैसला है उसमें मुअज़्ज़ज़ अदालत बता रही है कि ये परमानेंट स्टेटस है और इसको आईन में ये परमानेंट स्टेटस मिला हुआ है। ये 370 पे एक फैसला 2018 का है और 2018 से पहले एक और फैसला भी हुआ है। संपत प्रकाश, मरहूम संपत प्रकाश का पिछले दिनों इंतकाल हुआ है और मुअज़्ज़ज़ संपत प्रकाश मरहूम ने भी मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट में एक अर्ज़दाश्त दायर की थी और ये तब कुछ लोगों ने 370 को हटाए जाने की अपील की थी मुअज़्ज़ज़ अदालत से। और संपत प्रकाश ने उसका मुकाबले में अपनी अपील दाखिल की थी और बताया था कि 370 को एक परमानेंट स्टेटस होना चाहिए हिंदुस्तान के आईन में। और तब की अदालत जो है, तब अदालत ने परमानेंट फैसला स्टेटस दिए का फैसला सुनाया था। और यूं पिछली तारीखों का हवाला देते हुए आम कश्मीरी बता रहा है कि या समझ रहा है कि अब की बार जब मुअज़्ज़ज़ अदालत का फैसला आएगा तो ये पिछले फैसले को बुनियाद बनाते हुए जम्मू कश्मीर की आवाम की बड़ी अक्सरियत जो चाहती है, जो राहत की बात करती है, जो 370 जिसके जो एक आम कश्मीरी के लिए एक ताज की तरह था, उस ताज की हिफाजत की बात करते हुए कश्मीरी कहते हैं कि वापस होगा। 5 अगस्त 2019 का फैसला जो है उसको नल एंड वाइड करार दिया जाएगा। अब ये मुअज़्ज़ज़ अदालत तक ही है कि वो किन बुनियादों पर, किन हक़ाइक़ पर यह फैसला सुनाती है। लेकिन सियासत के गलियारों में बाज़गश्त आज शाम से या आज दिन से शुरू हो चुकी है, कल भी सुनाई देगी और कल सब की नज़रें मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट पर ही हुई होंगी। लेकिन श्रीनगर में आज की इस बाज़गश्त के दौरान मरकज़ी वज़ीर भी मौजूद थे और श्रीनगर के एक स्कूल में मरकज़ी वज़ीर PMO के ऑफिस में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर में मीडिया से जब बात की तो उनसे सवाल यही पूछा गया कि 370 की तो कल सुनवाई है, बीजेपी इसकी मुखालफत करती है और बीजेपी ने ही तो यह हटाया है। तो मुअज़्ज़ज़ श्रीनगर में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस पर अपना रद्दअमल सामने रखते हुए बताया कि समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या मामला, इस मामला में क्या है। और इससे जिन लोगों ने लाया है, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का उन्होंने नाम देते हुए बताया कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद ये बताया हो कि यह आर्जी है और उस आर्जी में ब्रैकेट का हवाला भी उन्होंने दिया और साथ साथ में ये भी बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली में भी जब इस हवाले से बात की गई थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि
वक्त की रफ्तार में ये आइन का हिस्सा जो है, ये कानून का हिस्सा जो है, ये घिसते घिसते खुद ही घिस जाएगा, खुद ही मर मिटेगा। और इसका आखिरी जो चोट है उस घिसाने की वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लगा ही दी है, तो अब वापस आने का सवाल ही नहीं है। ज़रा सुनिएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह 370 पे क्या बता रहे थे, और उसके साथ साथ उन्होंने कश्मीर के नौजवानों की बात भी की। लेकिन पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह 370 पे क्या बता रहे हैं, सुनिएगा। मुझे तो समझ नहीं आता कि हियरिंग का के पीछे मुद्दा क्या है। जिन लोगों ने 370 लाया था, आइन में लाने के लिए जो सबसे बड़े इसके पैरोकार थे और सबसे बड़े जो इसकी पैरवी कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे लोग, उन्होंने खुद ये कबूला कि ये आर्जी है। आइन में ब्रैकेट में लिखा टेम्पररी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक बहस के दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे नेहरू जी, उनसे ये कहा कि आप क्या ऐसा नहीं लगता कि इस पर एक बार फिर से गौर किया जाए। तो पंडित जी के जानते हैं क्या जवाब था। उनके ये अल्फाज थे कि ये दफ़ा घिसते घिसते घिस जाएगी, लेकिन वो नहीं घिसा सके, वो घिसा नहीं सके। और उसको घिसाने का काम अगर मोदी जी ने किया है तो इन मुखालिफ पार्टियों को तो मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस बात को लेकर के कोई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि खुद ही घिस जाएगा, घिसते घिसते ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मोदी जी ने आखिर इसमें घिसाने का काम कर ही दिया। ये बीजेपी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह। लेकिन शहर में इस बयान पर कुछ लोग कहते हैं कि अब जिंदा भी हो गया है, अब मौजूद अदालत तक पहुंच गया है, और घिसते घिसाते ये एक फाइनल शेप में या फुल एंड फाइनल शेप में दोबारा तो नहीं आ पाएगा। यह आमतौर पर शहर में पूछा भी जा रहा है। उम्मीद पे दुनिया कायम है और कश्मीरियों को भी बड़ी उम्मीद है, बड़ी तादाद में कश्मीरियों को इसकी उम्मीद भी है। लेकिन आपको बताएं, जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर में कश्मीर के नौजवानों की तारीफ के पलंदे भी खोले और ये भी बताया कि ज़हीन है, काबिल है, कश्मीर का नौजवान है, लेकिन यहाँ की सरकारों ने उसको मौके से महरूम रखा है। और अब मुल्क उनके साथ में है। कश्मीर के नौजवानों के लिए फ़िज़ा खुल चुकी है। कश्मीर का नौजवान हर मौके में एक्सेल कर रहा है। श्रीनगर की कॉलेज में तकरीब के दौरान उन्होंने बताया कि यहाँ का नौजवान बहुत आगे जा चुका होता, लेकिन मिलिटेंसी वजह रही, और मिलिटेंसी की वजह से जम्मू कश्मीर के नौजवान का मुस्तकबल रोशन होने से रह गया। लेकिन अब सब ठीक हो चुका है, सब आगे बढ़ते जाएंगे। वादी कश्मीर में, वादी कश्मीर और जम्मू कश्मीर का नौजवान हमेशा बहुत ज़हीन माना गया, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा गुनाह हुआ है हमसे जाने अनजाने में। जो हमने इतने मौके हिंदुस्तान में, दुनिया में मौजूद थे, मैसर थे, उपलब्ध थे, हमने अपने नौजवान को उससे महरूम रखा। आज देखिए, जब फिज़ा खुली है तो यहाँ का नौजवान हर जगह अगवाई कर रहा है, चाहे वो सिविल सर्विसेज, IAS है, IPS है, चाहे वो स्टार्टअप है, चाहे वो एग्रीकल्चर एग्री स्टार्टअप है। ये वही सरजमी है जहाँ से अरोमा मिशन ने जन्म लिया। जम्मू कश्मीर से अरोमा मिशन निकल करके आज हिंदुस्तान में उसका बोलबाला है पर्पल रेवोल्यूशन। 3000 से ज़्यादा खेती के साथ, एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। यानी ये हमारे रिसोर्सेज जो अछूते रह गए थे, और पिछले 20-25 वर्ष में ना जाने क्या नज़र लग गई कि दहशत और आतंक के साए में सारा कामकाज भी रुक गया। उस वजह से ये सरमाए पूरी तरह से ना खोजे गए, ना इस्तेमाल में लाए गए। और मुझे यकीन है कि जो अमृतकाल आने वाले 25 वर्ष है, हिंदुस्तान के आने वाले वक्त में इकॉनमी में बहुत अहम रोल जम्मू कश्मीर का होने वाला। ये सारे हिमालय, ये सारे पर्वत, ये सारा पीर पंजाल और इसके रिसोर्सेज जो आज तक अनएक्सप्लोर्ड थे, वो एक। डॉक्टर जितेंद्र सिंह श्रीनगर में, श्रीनगर कॉलेज में नौजवानों की बात भी कर रहे थे, तालीम की बात भी की, और इससे पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 के हवाले से लोगों की कल की जो तारीख़ है उससे क्या उम्मीद है, उस पर भी अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए बताया कि माजी में दरियाई जालिम से बहुत पानी बह चुका है। और पानी बहने की बात करें तो दरिया पहाड़ों पे पानी के बहने से हादसात की वजह भी हुई है। पुंछ के इलाके में कल जोर की बारिशों की वजह से कई इलाकों में बची जो माइनें हैं, बारूदी सुरंगें, वो निचले इलाकों की तरफ आ गई हैं और हादसों की वजह बनी हुई हैं। और पुंछ में एक ऐसे हादसे में एक फ़ौजी भी ज़ख्मी हुआ है। बताया जाता है कि ऊपर पड़ी बारिशों की वजह से कुछ बारूदी सुरंगें जो हैं निचले इलाकों की तरफ आ पड़ी थी, और वहाँ से जब फ़ौजियों का गुजर हुआ तो बारूदी सुरंग पर लगा पाँव और पाँव के लगे
लगने से बारूद सिंह की फट गई और जिसकी वजह से एक जो है फौजी उसकी वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हुआ, जिससे अस्पताल पहुंचाया गया है और अस्पताल पहुंचाने जाने के बाद उससे मज़ीद इलाज मुआवजे के लिए सीधे जो है आगे लिया गया है। ये पुंछ की बात, लेकिन सुरनकोट से लेके कश्तवाड़ तक हादसा पेश आया। हम माफ़ कीजिएगा, भूचाल आया था और ये भूचाल सुबह के वक्त आया और सुबह लगभग 9:30 बजे के करीब 5:30 बजे के करीब 2 झटके भूचाल के महसूस किए गए और इन 2 झटकों की वजह से दरारें भी आई। असल भूचाल का जो है महवर कश्तवाड़ में था और सुबह यके बाद दीगरे 2 झटके 4.7 और 4.9 की रफ्तार के 2 झटके आए। सुबह 5:38 पर भी झटके महसूस किए गए और इसकी वजह से पुंछ से लेके सुरनकोट और दूसरे इलाकों में लोगों में खौफ दहशत फैल गया। दरारें भी पेश आई, ताहम शुक्र किसी इंसानी जान के नुकसान की कोई खबर नहीं है। वादी कश्मीर से लेके जम्मू खिते के पुंछ और उसके साथ साथ कश्तवाड़, डोडा और फिर लेह के इलाके में कुछ भूचाल के झटके पिछले कई दिनों से महसूस किए जा रहे हैं और सिस्मिक जोन 5 में होने की वजह से लोगों के 24 घंटे कान खड़ा रहते हैं। आज सुबह बहुत बड़ा झटका आया भूकंप का, जिससे लोग काफ़ी डरे हुए थे। तो देखो नुकसान भी बहुत सारे पहुंचे हुए हैं। देखो ये दरार गई हुई ताज़ा दरार है, आज की दरार है। तो काफ़ी ज़्यादा भूकंप का झटका था। मैं भी सुबह बच्चे उठा के भागने की कोशिश कर रहा था क्योंकि बहुत बड़ा भूकंप था ये। तो एक के बाद एक झटका आया, दूसरा झटका थोड़ा हल्का था मगर एक के बाद एक आने आया। इससे पहले बारिश बहुत हुई है जिसकी वजह से भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ये उसी के ऊपर ये भूकंप आया जिसकी वजह से और भी ज़्यादा नुकसान हुआ है। शायद अभी तो कुछ उसी का। तो चलिए कुछ सियासत की खबरें भी और हालात वाक़ात की। सियासत में अब आपको बताते चलें, आगा सईद हसन अल सफ़ी अल मौसवी मारूफ शिया लीडर हैं और मारूफ शिया लीडर कल ही दिल्ली से कश्मीर वापस आए थे और अपने फ़र्जंद के हमरा दिल्ली में कुछ दिन क़याम के बाद जब कश्मीर वापस आए तो शाम गए ही उनके घर पे अपनी पार्टी के लीडर सरबराह की मुलाकात भी उनसे हुई और अपनी पार्टी के लीडर कि उनके घर पे आमद के बाद सियासत के गलियारों में कुछ उथल पुथल भी हुई और कुछ हल्कों से बताया जाने लगा कि आगा सईद हसन अल सफ़ी अल मौसवी के फ़र्जंद अपनी पार्टी में शिरकत करने जा रहे, ये कुछ बताया गया। और आज आगा सईद हसन अल सफ़ी अल मौसवी ने श्रीनगर में बडगाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां उन्होंने आने वाले दिन मुहर्रमुल हरम के सिलसिले में उठाए गए सरकार के इंतज़ामात को कम करार देते हुए उन पर अपनी तशवीश का इज़हार किया और ये भी बताया कि मुहर्रमुल हराम के इंतज़ामात के हवाले से सरकार कहीं खामोशी इख्तियार किए हुए है। साथ साथ में उन्होंने बडगाम के कुछ इलाकों में अस्पताल से लेकर दूसरे मामला पर भी सवाल उठाते हुए सरकार को बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। ताहम सईद अल्ताफ़ बुखारी और ग़ुलाम हसन मीर की आमद के सिलसिले उनके घर आमद के सिलसिले में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने उनके बेटे की सियासत में कदम रखने को मुस्तरद करते हुए बताया कि अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोग इस मामले के हवाले से बहुत सी बातें कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि अब मेन स्ट्रीम मीडिया में या मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आगा सईद हसन वो ना सही लेकिन इनडायरेक्टली बज़रिया फ़र्जंद आने में शायद आना चाहते हैं। ज़रा सुनिएगा उनकी बात। नमाज जुमा हो जाता है दरगाह में, दूसरी जगह पर अतराफ अकलाब में, क्या वजह है ये जामिया मस्जिद अक्सर बंद रहती है? मैं यही तवक्का रखता हूँ, मैं कहता आया हूँ मौली मीरवाइज कश्मीर मौली मोहम्मद अमर फारूक की नज़रबंदी ख़त्म होनी चाहिए ताकि वो अपने मजहबी फ़राइज़ अंजाम दे सके। इसी तरह दूसरे उलमा जो बंद है या दूसरे बंद है वो फ़ौरन रिहा होना। आगा सईद हसन अल सफ़ी अल मौसवी बडगाम में उन्होंने जहाँ जामिया मस्जिद के बंद होने का सवाल भी उठाया, वहीं साथ साथ में उन्होंने सवाल मीरवाइज़ की नज़रबंदी का भी उठाते हुए बताया। वजह पूछनी चाहिए कि आखिर क्यों नमाज की इजाज़त जामिया मस्जिद में नहीं होती है और साथ साथ में सियासत में अपने फ़र्जंद की शमूलियत की ख़बरों को मुस्तरद भी किया। लेकिन बहुत से लोग उनके इस बयान के मुंतज़िर भी थे और मुंतज़िर होंगे भी, क्यों नहीं, क्योंकि सियासत में उनका कदम हुर्रियत के बाद मेन स्ट्रीम जमात में
में उनके फर्जंद का शामिल होना सियासत के गलियारों में नई सुबह की नवीद भी बता रहा है और बहुत से लोग मुंतज़र होंगे। मुंतज़री की बात भी है, मुंतज़र की बात भी है। तो चलिए नाज़रीन, ये मुंतज़र की बात, लेकिन पीडीपी के हल के अगले हफ्ते के मुंतज़र हैं और पीडीपी अगले इस महीने अपनी पार्टी का यौम दिन भी मना रही है और इस हवाले से तकरीबात का एहतमाम आज से किया जा रहा है। और श्रीनगर के नज़दीकी इलाके में आज एक तकरीब के दौरान पार्टी के यौम तासीस के हवाले से लिए जा रहे इक़दामात के हवाले से आज एक मीटिंग मुनक़्क़द की गई थी, जहां पे पीडीपी के लीडरान मौजूद थे और पीडीपी के लीडरान ने आज इस मौके पर अपने कारकुनान पर जोर दिया कि पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाएं। पीडीपी लीडरान ने यहाँ ये भी बताया कि अगरचे अभी लाइन ऑफ एक्शन में उन्हें अपनी पार्टी में कमी दिखाई दे रही है, ताहम उनका वोट जो है, वोट इन सपोर्ट उनका बराबर कायम भी है। और यहाँ पे बात कल की तारीख़ की भी हुई और तारीख़ के साथ साथ मामला दूसरे भी उनके सामने रखे। ज़रा सुनिएगा गुलाम नबी लोन हांजूरा से जब पूछा गया कि कल की तारीख़ और उस तारीख़ के बाद के मामला, तो जवाब उनका क्या था। देखिए, उसमें एक बात ये थी कि उस वक्त महबूबा जी ने 3 महीने सरकार नहीं बनाई और उसका मन भी नहीं था बनाने का, क्योंकि उसका यही था कि एजेंडा ऑफ अलायंस जो हमने किया था, मुफ्ती साहब मरहूम ने किया था बीजेपी के साथ, उस पर पूरा अमल नहीं हुआ है। इसलिए वो यकीन दहानी चाहती थी। लेकिन उसमें एक बात यह प्रॉब्लम होगी कि जितने भी उस वक्त एमएलए थे, एमएलएओं का ज़बरदस्त जोर था कि सरकार हमने बनानी है और उस वजह से वो मजबूर भी हो गई उस वक्त सरकार बनाने। वो जो इन्होंने हटाया है दफ़ा 370 को, उसको वापस वो लाए सुप्रीम कोर्ट से। हमें उम्मीद है, हमें ये उम्मीद है, हमें तवक्का है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, अदलिया पे भरोसा है, तो हम लोगों ने मजबूर किया, एमएलएज ने मजबूर किया तब बीजेपी के साथ कोलेशन करना। ये 2014-15 की बात हो रही है जब बीजेपी और पीडीपी का कोलेशन हुआ था और उसके साथ साथ 370-2018 की बात भी उन्होंने की डाली कि जम्मू कश्मीर में 370 अवाम की उम्मीद भी है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बीजेपी के साथ कोलेशन वगैरह के हवाले से खबरों में तो है ही, लोगों में चिमेगोइयाँ हो रही हैं, लेकिन अपने आप को मजबूत कराने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बड़ी तगदो में है और ज़मीनी सतह पर साउथ कश्मीर में मजबूत करने के लिए सकीना यत्तू को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और आज सकीना यत्तू की ये जिम्मेदारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की अहमदाबाद के इलाके में थी और यहाँ पर सकीना यत्तू के साथ दूसरे लीडरान भी मौजूद थे और सकीना यत्तू ने अपने खिताब के दौरान पार्टी वर्करों पर जोर दिया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़मीनी सतह पर मजबूत बनाएं, क्योंकि उनके बकौल नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की वाहिद ऐसी जमात है जो जम्मू कश्मीर के अवाम की सही तर्जुमानी करती है। ये सकीना यत्तू का कहना था। तर्जमानी की बात, और तर्जमानी में बहुत से मामला आते हैं, सवालात के कटघरे में तर्जमान खड़ा होते ही रहते हैं और इसी खड़ा रहने के मामले में आज डॉक्टर भी खड़ा थे और ये डॉक्टर गांदरबल में खड़ा थे और गांदरबल के अस्पताल में काम करे डॉक्टर आज ज़िला अस्पताल गांदरबल में अपने मेडिकल स्टूडेंट के ख़िलाफ़ खड़ा रहकर एहतजाज कर रहे थे। खड़ा रहने की, एहतजाज करने की वजह मेडिकल स्टूडेंट था और बताया जाता, उनका इल्ज़ाम था कि गैर महज़ब तरीक़ाकार है उनका और इस तरीक़ाकार के ख़िलाफ़ वो एहतजाज कर रहे हैं। डॉक्टरों और तिबी अमले ने भी यहाँ एहतजाज किया और इस एहतजाज करते हुए उन्हें ये मामला आला हुकाम की नोटिस में लाने का मामला भी रखा। हमने दोनों पहलुओं पर बात की। पहले सुनिएगा कि क्या कहते हैं एहतजाजी लोग और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि जिसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है वो क्या बता रहा है। ज़रा सुनिएगा पहले एहतजाजी क्या बता रहे हैं। ही इज़ अ वेरी इंडिसेंट मैन, बहुत इंडिसेंट कमेंट्स करता है और स्टाफ को अननेसेसरली हैरेस और ह्यूमिलेट करता है, especially the female staff, and males are also not exempted from that harassment and humiliation. और इनकी past history भी रही है। He has been in charge BMO in Handwara and he has been suspended on the same allegation in 2020. That's all bogus. You can see our biometric attendance. We have a biometric attendance here. We mark that we have a check-in and check-out system. ऐसा कुछ भी नहीं है. Everybody works here wholeheartedly and this hospital is run by us. He cannot run this hospital without our cooperation. हमारी ये एहतजाजी डॉक्टर और नीति अमले का कहना था, लेकिन हमने मेडिकल स्टूडेंट्स जिनके खिलाफ एहतजाज करे थे उनसे भी पूछा तो उन्होंने कहा था
कि मम्मी को लड़ने का बहाना चाहिए। ये यूजुअली एक फार्मूला होता है और काम न करने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। सुनिएगा वो क्या बता रही। उनको प्रेशर आया है काम का और उसकी वजह से वो अब चलाने लगे हैं इधर उधर, अननेसेसरी रेफरल्स करते हैं अपने आप को कंफर्टेबल रखने के लिए। और पेशेंट को अगर ऑपरेशन करना होता है वो दिन में और रात को कराते हैं ताकि वो फिर ऑफ रहें, अस्पताल से भागने का उनको मौका मिले। अब चूंकि गवर्नमेंट ने हमें एक सर्टिफिकेशन दिया है एनकॉस, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, वो सर्टिफिकेट के लिए डॉक्यूमेंटेशन डॉक्टर का होना अस्पताल में जरूरी है। कम से कम एक 6 घंटे दिन में, 6 दिन महीने हफ्ते में और 144 घंटे महीने में तो लाजिम है। ये क्या करते हैं, ये 10 दिन, एक डॉक्टर ने सिर्फ 10 दिन दिए हैं, जबकि वो भागती है और नर्सिंग होम में प्रेजेंट होती है। जब उनको मुझे ये हमारे कुछ कंप्लेंट्स आए थे, 5-10 कंप्लेंट्स आए थे, उनकी हमने इंक्वायरी लगा दी एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के जरिए। उनको लगा कि अब हम इसमें बच नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने रेफर किया था एक पेशेंट एलडी, ये उसको बयान ये जवाजियत दी थी कि ये पेशेंट कुपवारा से है, इसको रेफर किया। दूसरा यंबूरा का पेशेंट एक उनको अननेसेसरी रेफर किया रात को और वो मर रही है एसएमएच ये सोरा में इस वक्त, उसका भी रिकॉर्डेड है मेरे पास, उसका हस्बैंड कंप्लेंट लेके आया था। तीसरा हमारे म्यूनिसिपलिटी चेयरमैन की कोई रिश्तेदार, उसको भी रेफर किया था, फिर ऑपरेशन के लिए तैयारी की थी, फिर उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। यहाँ ये डॉक्टर गिने चुने हैं जो यहाँ अपने, सिर्फ एक डॉक्टर जो है वो दवाई लिखने के लिए, उसकी अपनी कंपनी है, दवाई लिखने के लिए आता है और वो बिजनेस चलाता है। दूसरी लेडी डॉक्टर जो 15 साल से यहाँ है। कंप्लेंट्स डॉक्टर्स के खिलाफ थी, उसी पे उनने फैसला, उनके हिसाब मांगा, तो हिसाब मांगने के बाद मुजाहरा, एहतजाज, ये फार्मूला उनका है ताकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो। ये मेडिकल सुप्रीडेंट का बयान था। लेकिन कार्रवाई की बात करें तो डीडीसी पुलवामा चेयरपर्सन बारी इंद्राबी ने कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के बाद इलाके के लोगों को पानी की परेशानी की जो मामला था वो उसे राहत मिली है। बारी इंद्राबी ने आज पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के दौरान इलाके में सबसे बड़ा मामला सैराबी पानी जो था उसकी कमी, और उसके बाद कमी के साथ साथ जहां ड्रेनेज प्रॉपर था नहीं था उसका मामला उठाते हुए बताया कि सरकार के साथ यह मामला उठाया गया था और सरकार ने अब ये मामला जो है हल कर लिया है, इसके लिए वो सरकार के शुक्रगुजार हैं। ज़रा सुनिएगा बारी इंद्राबी भी क्या बता रहे हैं, शुक्रगुजार किस तरह से हैं जिस तरह मामला जो उनका है हल हुआ है। पूरा इलाका है ये जंगलनाद से, पकना से, मलंगपोरा, ये मुनपुचल और उससे आगे जो बटपोरा है और बेगपोरा का भी एक हिस्सा है, जिसमें साल भर इतना पानी रहता था जमा कि इसमें वो धान की जो केंद्री है नहीं लगा पाते थे जब तक ना वो पानी निकल जाता। तो फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये बात की कि कुछ भी करे इस साल हम ये यकीनी बनाएंगे, ये पानी हम निकालेंगे, इसका निकाल। चलिए श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी का भी हाल अहवाल दिखाएं, जहां पे आज ई-जैक के मुलाजमीन ने एजाज अहमद खान की सरबराही में मुजाहरा किया और ये मुजाहरा वही था जो उनका बुनियादी हक है, यानी जीपी फंड का। और कश्मीर का ये हाल है, ये जम्मू का भी हाल है। पिछले 1 साल से लोग जो उनके अपने पैसे हैं जीपी फंड वगैरह या जो रिटायर होते उनके जो बोनस वगैरह होते उन मुलाजमीन को नहीं मिल रहे। आमतौर पर बताया जाता है कि ख़जाना खाली है और अक्सर लोगों के घरों के हालात जो हैं फाका कशी का जो है वो वहाँ तक पहुँच गए और इस चीज़ को लेकर आज श्रीनगर में मुजाहरा किया गया था। ताहम एजाज अहमद खान ने यकीन बाद में दिलाया कि उनके साथ सरकार ने बात की है और लगभग ये हफ्ते 1 से 10 दिन तक ये मामला ठीक हो जाएगा। उधर कुपवाड़ा में ट्रांसफ़र पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज किया गया। कुपवाड़ा में ई-जैक के मुला टीचर्स फोरम ने चेयरमैन मोहम्मद अमीन खान की सरबराही में एक मुजाहरा किया और डीसी ऑफिस के बाहर इस मुजाहरे के दौरान बताया गया कि ये जो उनका तब्दीली का मामला है, जो जून तब्दीली है, उस जून की तब्दीली में पुराना खाता दोबारा ही रखा जा रहा है, यानी जो भी असर सुख वाला है, जो भी कहीं माल पानी पहुंचा सकता है उसको किया जाता है, लेकिन बाकियों को कुछ नहीं किया जाता है। यानी जिसका जहां हाथ पहुंचा हाथ मारा जाता है।
जिसके पास कोई पहुंच नहीं है, सिफारिश नहीं है, वो रह पाता है। ये कुपवाड़ा के जिला तरक्याती कमिश्नर तकबीर ने बात उठाने की बात की, लेकिन चलते चलते आपको हाल अहवाल हाईवे का दिखा देते हैं, पंथ्याल का हाल दिखा देते हैं। और पंथ्याल के हाल की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज भी ट्रैफिक बंद रहा। आखिरी खबरें मिलने तक ट्रैफिक बंद था, क्योंकि पंथ्याल रेस्टोर नहीं हो चुका है और पंथ्याल के रेस्टोर न होने की वजह से सारी सूरत हाल जो है दरमांदा होकर रह गई। बड़ी तादाद में मुसाफिर दरमांदा है और ख़ासतौर पर ट्रक ड्राइवर हजरात जो दरमांदा हुए। और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर दरमांदा ट्रक ड्राइवरों ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि उनके पास सरकार ने उन्हें वहाँ पे रोका है जहाँ पे ना उन्हें पीने के पानी का कोई अरेंजमेंट है, पीने का पानी नहीं मिलता है, कोई मार्केट नहीं है, कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं है, और जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान भी होते हैं। तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे दरमांदा मुसाफिर परेशान और ख़ास तौर पे ट्रक ड्राइवर परेशान। हाईवे लगातार बारिशों की वजह से बंद है। लेकिन आपको बताएं, देख रहे थे आप दिन भर सनम के साथ। फिलहाल आज के दिन भर से इतना ही। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।